नमस्कार। कारगिल युद्ध एक ऐसा अध्याय जिसने भारत के शौर्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उस युद्ध में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण हाई ऑल्टीट्यूड एयर ऑपरेशंस में गिना जाता है। फॉर्मेशन फाइटर जेट्स की नहीं, फाइटर्स की होती है। तो गोल्डन एरोज, क्या हम तैयार हैं? अब इस ऐतिहासिक मिशन की कहानी एक नई वेब सीरीज के रूप में दर्शकों तक पहुंच रही है। आज जब हर ओर आजादी के रंग नजर आ रहे हैं, ऐसे में आज हमारे साथ ऑपरेशन सफेद सागर की पूरी स्टारकास्ट यहां पर मौजूद है। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियोज में इस खास सीरीज के बारे में दर्शकों को पहुंचाने के लिए। सबसे पहली शुरुआत सिद्धार्थ आपसे सभी से, क्योंकि अगर हम आज के दौर की बात करें तो करगिल युद्ध को आज की युवा पीढ़ी ने, जेन जी ने न्यूज में देखा है और खबरों में देखा है, कुछ किताबों में पढ़ा है। क्यों जरूरी था कि ये करगिल के ऑपरेशन सफेद सागर की कहानी आज की पीढ़ी जाने? सिद्धार्थ, सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाई नॉट, क्योंकि ऐसी बहुत कहानियां हैं जो अगर आज की युवा पीढ़ी जान सके तो वो उनका पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। क्योंकि मैं तो उस टाइम यूनिवर्सिटी ख़त्म कर रहा था जब कारगिल वॉर छिड़ा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और एज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमें आर्मी के कंट्रीब्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पता था और कुछ शहीदों के नाम भी हमें पता थे, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर इन इंडियन हिस्ट्री जो हम लोग न्यूज़ पे देखते थे रोज़ दूरदर्शन में। और तो तब हमें जब पता चला कि सौरभ कालिया शहीद हुए हैं या अजय आहूजा शहीद हुए हैं, उसके अलावा हमें ज़्यादा उसके बारे में डिटेल्स कभी पता नहीं थे। और दूसरी बात ये कि एक युद्ध जब चल रहा है तो काफ़ी चीज़ें क्लासिफाइड होती हैं, तो वो कॉमन कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं होती, तो काफ़ी साल लगते हैं उन्हें डिक्लासीफाई होके कॉमन पब्लिक डोमेन में आने के लिए। तो इन 27 सालों में मैंने काफ़ी पढ़ा है युद्ध के बारे में वगैरह वगैरह, लेकिन जब मैंने ये सीरीज़ का स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ा तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ पढ़ चुका था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे इससे जानने की आई फाउंड द न्यू इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें मुझे पता नहीं थी वो इस स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा मुझे मिली। और वो इसलिए है क्योंकि आज तक आपने कारगिल वॉर के बारे में जो भी फिल्में या जो भी कहानियाँ सुनी हैं, मैक्सिमम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनी है। और आर्मी युद्ध ज़मीन पे लड़ता है और एयरफोर्स के पायलट तो आसमान में फ्लाइट अकेले उड़ाते हैं, या तो हमारे गोल्डन एरोज जो यहाँ पे बैठे हैं जो हमारा किरदार है, वो उनके जहाज़ों में बॉम्ब नहीं हुआ करते थे, कैमराज हुआ करते थे। तो वो युद्ध के लिए लक्ष्य बनाने के लिए ऊपर से फ़ोटो खींचते थे 2 डायमेंशन में। तो वो हमारे कैरेक्टर्स का रोल है और वो आज तक किसी ने देखा नहीं है। लेकिन मैं एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये कारगिल वॉर की स्टोरी नहीं है। ये कारगिल वॉर में जिन स्क्वाड्रन्स या प्लेटून्स ने लड़ाई की थी, उसमें से एक स्क्वाड्रन की बहादुरी की कहानी है, जो स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज है। तो ये हम ये नहीं कह रहे इस सीरीज में कि इन्हीं 10 लोगों ने वॉर जिता दी थी। वॉर बहुत हज़ारों लोगों ने साथ लड़ी थी, बहुत लोगों ने अपनी जान दी और उनके बलिदान के लिए हैट्स ऑफ और सल्यूट, रॉयल सल्यूट। लेकिन वी हैव टू रिमेंबर ऑल द सैक्रिफाइसेस एंड वन स्टोरी ऑफ गोल्डन एरोज जो हमने इसमें बोला है। और क्यों एट दिस पॉइंट? क्योंकि आज हम बना सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम आपको एहसास दिला सके कि आप भी हमारे साथ आसमान में उड़ रहे हैं हमारे मिग फाइटर प्लेन्स में। सो इट्स द राइट टाइम टू मेक इट। और हम नेटफ्लिक्स के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कल टेड सैरेंडोज ने स्टेज पे बताया था कि इस शो के बनते हुए 250 करोड़ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है इंडिया में। क्या बात, जो इतनी बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि इस शो को देखने के बाद नेटफ्लिक्स अमेरिका और वर्ल्ड वाइड को ये एहसास हो गया है कि हम हिंदुस्तान में वर्ल्ड क्लास शोज बना सकते हैं। क्या बात। तो इसीलिए 2026 इज द राइट टाइम फॉर ऑपरेशन सफेद सागर। यकीनन 27 साल हुए हैं कारगिल वॉर को, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अभी भी वो हमारी मेमोरीज में इतना फ्रेश है, आप किस तरह से आप कहेंगे मिहिर, अगर आपसे बात करें, जिस तरह से बात हुई कि काफ़ी ज़्यादा तकनीक, काफ़ी रिसर्च के बाद इस सीरीज़ अब दर्शकों के सामने आई है, कैसा आपका अनुभव रहा है? और साथ ही जो आपका कैरेक्टर है उसके बाद इसमें जब शुरुआती दौर पे जब स्क्रिप्ट मिली थी और ऑडिशंस दिया था, तो पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम सबके शोल्डर्स पे, क्योंकि एक जब इंसान एक वर्दी पहने तो एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आपको एक रियल लाइफ कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है और हम सिर्फ एक्टर्स हैं। हम बस उतना ही कर सकते हैं, उनका 1/4 हम दिखा रहे जो उन्होंने एक्चुअली किया है, तो हमें वो जज्बा है ही नहीं। बट हाँ, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल मानता हूँ खुद को और कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं फ्लाइंग ऑफिसर CH बाल रेड्डी प्ले कर रहा हूँ, जिनको बॉल्डी भी कहते हैं।
वो उनसे मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, पर उनसे फ़ोन पे मेरी बात हुई। जब पहली कॉन्वर्जेशन मेरी उनसे हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि जस्ट प्ले मी वेल। आई वाज सो इमोशनल कि मैं आई वाज जस्ट पिंचिंग माई सेल्फ कि मैं एक्चुअली बॉडी से बात कर रहा हूँ और मैं उनसे आज तक मिल नहीं पाया हूँ फेस टू फेस। ही वाज सो स्वीट ऑन कॉल विद मी। आई जस्ट cannot wait to meet him and just give him a tight hug. So हाँ, ये फ्लाइंग ऑफिसर CH बाल रेड्डी, ये नंबर 17 स्क्वाड्रन का ही एक हिस्सा थे गोल्डन एरोज का। अर्नव, थोड़ा आप भी अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। का नाम कैप्टन अमित गुप्ता उर्फ गूफी उनका फ्लैग नेम था। और मुझे उनसे मिलने का मौका मिला 2-3 दफ़ा। और वो मुझे पहले मिलने से पहले मुझे बताया गया था कि वो बहुत प्रिसाइज है और अपनी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से करते हैं। तो मुझे लगा काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे वो। और जब मैं भी ये कैरेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, एयरफोर्स ऑफिसर्स थोड़े से स्टर्न होंगे, बहुत सीरियस होंगे। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो ही वॉज द मोस्ट हम्बल पर्सन। ही इज़ वेरी पोलाइट एंड काइंड एंड he was liking all of it, which again for all of us who are representing real heroes, we're hoping that उनको पसंद आएगा। ये अंदर से आपका लगता है कि if I'm portraying someone, you're carrying a big responsibility, so you want to make them happy to whatever degree that you can. And he's a very jolly guy, and I think Goofy, you will see in the first episode, has come across as very jolly as well, I would say. And yeah, so that was my experience. बिल्कुल। अभय, आप बताइए किस तरह से, क्योंकि प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, प्रीमियर हो गया है शो। सबसे पहले तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं दूरदर्शन में बैठ के बात कर रहा हूँ। ये एक लौता ऐसा जरिया होता था जहाँ पे पूरे देश में सबसे पहले अगर खबरें किसी तरह पहुँचती थी तो सब दूरदर्शन ऑन करते थे। और महज 2 या 4 जब चैनल होते थे उनमें से एक मेजर दूरदर्शन होता था जहाँ सब परिवार इकट्ठा होके एक हफ्ते में शायद एक दिन एक पिक्चर आती थी सर, वो सब बैठ के वो देखते थे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ये ऐसा एक शो है जिसके लिए हर एक एक्टर सपना देखता है कि मैं ऐसे एक किरदार को करूं या ऐसे एक शो, एक ऐसे सिनेमा का हिस्सा बनूं जिसको वो अपने पूरे परिवार, खानदान, दोस्तों, जिनसे भी मिले वो बहुत ही प्राउडली छाती चौड़ी करके बता सके कि यह काम मैंने किया था। तो मेरे लिए ये काम है, आई थिंक हम सब के लिए ये एक ऐसा शो बन चुका है। और जिनको मैं प्ले कर रहा हूँ उनकी बात है तो धालीवाल सर के बारे में हमने एक्चुअली उनको खो दिया कुछ साल पहले। लेकिन हम एयरफोर्स स्टेशंस में शूट कर रहे थे, तो जिस तरीके से बाकी के एयरफोर्स जैसे उनके कलीग्स हैं या उनके दोस्त हैं, जिस नज़र से वो मुझे देख रहे थे, उस नज़र नहीं बता दिया था कि उनका क्या जज्बा, क्या दर्जा रहा होगा। तो वहाँ से मुझे बहुत सीख मिली और वहाँ से मैंने कैरेक्टर की शुरुआत की और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इस वर्दी का असली वज़न कितना है। ये महज एक कपड़ा नहीं है जो मैंने पहना है, वो सिर्फ महज बैजेस नहीं है जो लगाए हैं, उसकी कितना वज़न है, उसका कितना सम्मान है, क्योंकि वो सिर्फ एयरफोर्स को ही नहीं रिप्रेजेंट करते, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक्टर के लिए मुझे नहीं लगता मैम। और जब मुझे पता चला कि ये गोल्डन एरोज इतने यंग थे और पूरे देश की, मतलब एक परिवार की जिम्मेदारी लेना, शायद मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि क्या होता है, क्योंकि मेरी मम्मी भी बॉम्बे में रहती हैं, भाई भी हैं, वो भी एक्टर हैं। लेकिन पूरे देश की जिम्मेदारी अगर 25 से 30 साल के लड़कों पे अगर आ जाए तो वो मुझे, मतलब वो सुपर ह्यूमन होंगे जिन्होंने हमारे देश को संभाला उस घड़ी में और फतेह दिलाई। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज भी वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। अमृता, आपके पास आना चाहूँगी। जब हम युद्ध की कहानियों की बात करते हैं, वॉर स्टोरीज, तो उसका एक बहुत ही एक भावुक पहलू होता है उन सैनिकों का परिवार, जिसमें जिस पहलू को आप और प्राजक्ता लेकर आई हैं इस फिल्म में। आप बताइए थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में, जो आपके अनुभव के बारे में। मैं जिनका किरदार निभा रही हूँ, वीर नारी अलका आहूजा, उनसे मैं कुछ घंटों के लिए मिली थी। उसके बाद ऑफकोर्स हमारी और बातें हुई आगे। तो एक चीज़ तो आप रियलाइज़ ये करते हो कि जो लॉस होता है, जो जब कोई इंसान शहीद होता है, उनका जो वैल्यूड, उनकी जो अपनी एक दुनिया होती है, वो दुनिया, उस दुनिया को वो कुर्बान करते हैं, है ना। जो उनका सबसे प्रेशियस चीज़ है, उनका बेटा, उनकी वाइफ, उनका पार्टनर, उनका घर, वो भी उन्होंने देश को उससे भी ऊपर रखा। तो वो दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता हो कि कितनी वैल्यूएबल थी वो चीज़ इनके लिए, और फिर भी उन्होंने देश को चुना। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी।
तो जब मैं अलका जी से बात कर रही थी इस चीज़ के बारे में, हम ये सब चीज़ें कहते हैं, हम कहते हैं कि ये तो बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उन्होंने कहा मैंने ये सब नहीं सोचा था। अजय के लिए हमेशा एयरफोर्स वॉज हिज फर्स्ट वाइफ। मैं शुरू से जानती थी दैट्स हिज सेकंड वाइफ। ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, पर मुझे लगता है ये एक्सेप्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ आप कह रहे हो कि आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। और हम सब आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ टॉक होता है ना, वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। दैट आइडिया, दैट ऑप्शन डिड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है वो मैंने उनसे सीखा है, एक्चुअली उनसे सीखा है। आई रियली थिंक दैट सबसे बड़ा जो टेक अवे वो ये रहेगा कि अब अजय जी और अलका जी एक इंसान में हैं, यू नो। प्राजक्ता, ये शायद जो ये समझाने का जो प्रयास है वो इन्होंने उसके बिकॉज आई लिसन टू वन डायलॉग कि जब सोटी पे जाते हैं तो आर्मी वाइज लड़ाई नहीं करती। किस तरह से आपने इस कैरेक्टर को अप्रोच किया? जब ऑनी सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कहानी के बारे में बताया, तो उन्होंने ये बोला था कि माधवी विल बी माई आउटसाइड आईज इन टू दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्ल्ड ऑफ सुपर ह्यूमन्स। क्योंकि आप जब उस एयरफोर्स बेस पे जाते हो ना, तो आपको समझ आता है कि यहाँ पे चलने वाला हर इंसान ऑर्डिनरी नहीं है, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं जो एवरी डे उठकर अपने काम पे जाते हैं, घर का काम, मतलब यू कीप, आपकी फैमिली चलती जा रही है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप इस अनसर्टेनिटी के साथ एवरी डे सुबह उठ रहे हो और रात को सुकून से सो भी रहे हो। ये नॉर्मल लोग नहीं होते हैं। जब हम वहाँ थे, आई रिमेंबर फीलिंग सो लिटिल व्हेन आई वाज ओवर देयर। आई फेल्ट लाइक हमारे ना सारे प्रॉब्लम्स डिसअपीयर हो जाते हैं जब आप वहाँ पे चल रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्या ही है जो हम लेके बैठे हुए हैं इतने टाइम से। When you everything gets into, you get a very fresh perspective on everything. And I liked that my character spoke of that. I liked कि माधवी जो है वो पहुंच जाती है एक दिन एयरफोर्स बेस और वो कहती है कि अब मुझसे शादी कर लो, मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। It's a very different thing for a young woman to even, it's a very different step for a young woman to even take. मेरे लिए कहानी इतनी प्योर थी, इंटेंशन इस पूरी कहानी का इतना क्लियर था, एंड जितनी बार भी ऑनी सर से सवाल पूछे जाते थे फट से उसका रिप्लाई आ जाता था, तो समझने में कोई गैप नहीं था कभी। तो मैं यही मानूंगी कि I just had to be there, honestly. There was so much that was working in our favor when we were playing these characters. 2 साल की प्रेप और कहानी के बाद, इस शूटिंग के बाद क्या कुछ बदल गया अंदर, दिल में, दिमाग में? दिल में भी बहुत कुछ बदला, दिमाग में भी बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ सीखा। इस शो में हमने ये भी सीखा कि ये जो असली हीरोज की हम बात करते हैं, ये है इंसान ही। उनके इमोशंस हैं, उनको भी चीज़ें पसंद आती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी खुशियाँ होती हैं। तो बॉल्डी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने नर्व्स को ओवरकम करता है। गूफी एक ऐसा कैरेक्टर है जो while being a very proficient pilot maintains a sense of humor. धाली एक hot-head है पर वो सीखता है। आहूजा सर हमारे टीचर हैं, टोनी सर हमारे लीडर हैं, अलका मैम, माधवी मैम और दिया मैम हमारे एंकर्स हैं, सांगी सर एक डिपेंडेबल स्लाइटली सीनियर पायलट है जिनको भी अपनी भी डिफिकल्टीज होती हैं। सो दीज आर ऑल ह्यूमन एस्पेक्ट्स दैट आई लर्नड दैट in superhuman soldiers में भी होते हैं, and that is also what I think we have tried to show in the series. साधारण लोगों के असाधारण जज्बे की कहानियाँ कह सकते हैं। पर क्या सबसे मुश्किल हिस्सा क्या रहा इस कहानी में? शूटिंग या हाई ऑल्टीट्यूड या लोकेल्स या उस किरदार की परत में जाना, उसको समझना, वो फील करना? जैसा अभय ने कहा कि ये वर्दी जो है सिर्फ एक वर्दी नहीं है, हम उसको एक जिम्मेदारी, एक पैशन या एक ऑनर की तरह वो फील कर रहे हैं। तो वो सबसे मुश्किल पार्ट क्या रहा? जैसे अभय ने कहा था, जो वज़न होता है यूनिफॉर्म का, वो मुझे लगता है हम सबको एक टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत गहरी तरह से महसूस हुआ है। और उसका एक और रीज़न ये है कि ये इंडियन फिल्म हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने 100% एक प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट किया है। उनकी इजाज़त तो हमें चाहिए ही थी, लेकिन उनके रिसोर्सेज और उनकी जो समझ है वो हमें बहुत गहरी तरीके से दोहराई गई है।
तो अगर हम पायलट्स बने तो ऐसा नहीं है कि हम में जो भी मन में आ गया कि हम मस्ती मजाक करेंगे या हम लोग हीरो बन के घूमेंगे, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि सेट पे कम से कम 3-4 लोग एयरफोर्स के होते थे, जो अगर हम ज़्यादा नॉन पायलट वाले बर्ताव करेंगे तो हमारे सर पे 2 टपली मार के बोलते थे कि आ जाओ बेटा, पायलट्स ये सब नहीं करते हैं। और वो जो जिम्मा था वो मुझे लगता है हम सबको काफ़ी उसका बोझ एहसास हुआ। तो जो एक्स एयरफोर्स चीफ BS धनोआ सर हैं, जिनको प्यार से टोनी सर बुलाते हैं, उनका फ्लाइंग नेम भी टोनी है, जिनका किरदार जिमी शेरगिल इसमें निभा रहे हैं जी। तो उन्होंने पहली बार जब इसकी इजाज़त दी, और क्योंकि वो इतने बड़े हिस्से हैं इस कहानी के, उन्होंने कहा था कि तुम लोगों का एक ही जिम्मा है, और वो ये है कि एयरफोर्स को ठीक से दर्शाओ, ना कि तुम तालियों के लिए या पैसे कमाने के लिए अपनी मनमर्जी के लिए कमर्शियल करके पायलट को कुछ और ही बना दो। ये मत करो, क्योंकि एयरफोर्स वाले मैम रियल लाइफ में भी बहुत अलग है। फौजी अलग होते ही, उनमें एयरफोर्स बहुत ही अलग होते हैं। उनके बोलने का ढंग, उनके चलने बैठने का ढंग, उनके फैमिलीज के साथ बर्ताव करने का ढंग, उनकी भाषा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक करने का तौर तरीका। और वो जब अकेले आसमान में उड़ते हैं तो उनके बोलने का ढंग बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत कम शब्दों में, बहुत करेक्ट वॉल्यूम में उन्हें बात करनी पड़ती है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। तो वो सब हमें सिखाया गया था। और ये कि जस्ट बिकॉज हम ये सीख गए हैं, हम हीरो नहीं बन जाते। एक पायलट की वर्दी पहनने से एक आदमी फाइटर पायलट नहीं बन सकता। ये सबसे बड़ा मेरा जिम्मा रहा है इसमें, कि मैं कभी भी ये ना भूलूं कि मुझ पे जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको मैं सही तरीके से पूरी शिद्दत से दिलो दिमाग से निभाऊं। जो कि हर मिशन के पीछे भी एक कहानी होती है, जो कि आपकी टैगलाइन है, जिस कहानी के साथ हम यहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा वो कैसा एक प्रोसेस रहा, और वही द बिगेस्ट टेक अवे। जैसे ही हमने शूटिंग की शुरुआत की तो एयरफोर्स स्टेशन नाल बीकानेर से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पर फ़ोन्स हमें सबमिट कर देने पड़ते थे सारे एयरफोर्स स्टेशन में। तो वो एक बहुत ख़ास बात हो गई हम सबके साथ कि हम सब मजबूर हो गए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में। तो एंड दैट वर्कड इन आवर फेवर कि हम साथ बैठकर खाना खाते थे, साथ बैठकर चिल करते थे, बैठते थे, शूट के बाद, शॉट के बाद सब बैठकर बातें कर रहे, कोई अपने वैन में नहीं जा रहा है एंड कोई फ़ोन्स में नहीं लगा हुआ, क्योंकि फ़ोन्स का ऑप्शन ही नहीं था वहाँ। एक पहली बार जब हम बीकानेर में गए ना मैम, और आई एम श्योर वो सबके साथ ये फीलिंग म्यूचुअल होगी। एक होता है फोटो में देखना मिग को कि हाँ हम ये करने वाले हैं, इसमें बैठने वाले हैं, और एक था कि जब हम एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार एंटर करके हमने पहली बार सामने उस जेट को देखा, तो मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा था कि ओ ये तो जो मैं सोच रहा था उससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स है और जिसने हमारे देश को जिताया है एक जंग से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे इतिहास का। तो अमृता, बिल्कुल जिस तरह से एक रियल लाइफ किरदार को निभाना हमेशा ये आता है, किसी भी एक बहुत ही उम्दा एक्टर के लिए एक चुनौती हमेशा होती है एक रियल लाइफ इंसान को पर्दे पर प्रस्तुत करना, और कंपैरिजन्स होते हैं, वो नहीं, ऑडियंस ना सही पर उससे जुड़े लोग उसको ज़रूर उस कंपैरिजन के ना देखते हैं। वो कितना मुश्किल था और कैसे आपने उसको पार किया उस चुनौती को? मुझे एक्चुअली मुश्किल इसीलिए नहीं लगा क्योंकि अलका मैम से बात करने के बाद ये मेरे लिए क्लियर हो गया था कि वो मुझ में अपने आप को नहीं देखना चाहती है, वो मुझ में भी अजय जी के एक एहसास को देखना चाहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अलका मैम इज़ वेरी सिमिलर टू अजय सर इन हर स्ट्रेंथ। तो शुरू से ही मैंने अपने आप को बोला था कि इतना बड़ा गोल मत रख, बिकॉज ये पार करना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे ये वो बन जाऊं। लेकिन उनके एक एहसास, बिकॉज ये भी उनके लाइफ का एक फेज़ है। उसके बाद इमेजिन विद अ 6-year-old son, she joined civil society again. She started running a petrol pump, and not a lot of people know this, but 6 months after Ajay sir, she also lost her father. You know, at that point, imagine how she has lived the last 25 years. You know, और उनको ये भी सहारा नहीं था कि पूरा देश उनकी कहानी जानता है, सुनता है, ये भी नहीं था उनके पास। तो उसमें नेविगेट करके आज वो जो बनी है उसका एक सीड उनमें हमेशा से था। तो मुझे लगता है बस वो एसेंस अगर मैं पकड़ लूँ ना, तो फिर ये चैलेंज नहीं रहता है, ये रहता है कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू हर। प्राजक्ता, कहानी कहने का अंदाज कितना बदला हुआ आपको नजर आता है जब आप अपने छोटे पर्दे से निकलकर इस पर्दे पर आती हैं, इतने बड़े कैनवस पर जब जुड़ती हैं इन किरदारों के साथ? आई रिमेंबर मिसमैच्ड मेरा पहला सेट था और इट टुक मी 2 days टू अनलर्न एवरीथिंग,
मतलब मुझे ऐसा लगता था कि YouTube पे हम ही लिखते थे, हम ही परफॉर्म करते थे, हम ही एडिट करते थे, हम ही अपलोड करते थे, फिर हम ही चूज़ करते थे अगला क्या करना है. इट वॉज ऑल वन पर्सन वन माइंड till I went on Mismatched, और then I saw कि it's a very different world. It's a massive world जहाँ पे 400 लोग, I mean Mismatched पे, इस पे तो हज़ारों लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं सालों तक, तब जाके 6 एपिसोड आते हैं आपके पास. बड़े सारे लोगों की मेहनत होती है और वो सारे लोग अपने अपने सेक्टर्स में बहुत टैलेंटेड हैं. They are very good at what they do and it comes together as a beautiful collaboration. So बहुत फ़र्क है obviously. And इन सब के बारे में बात बताऊँ तो कोई लेट नहीं होता था, if that was the question. कोई बहुत सारे टेक्स नहीं लेता था. Pranksters I think सब ही थे. एक करके. यहाँ पे करें. He was a... Siddharth sir was the first one always. हाँ, he was the first one to discipline everybody. Tell them what to do. नहीं, बट बड़े मज़े आए. हम सारे, मतलब मैं बहुत दिन नहीं थी शूट पे, मेरा कुछ 15-20 दिन का ही शूट था ऑन द होल स्केड्यूल. पर जितना भी टाइम हमने स्पेंड करा बड़े मज़े आए. एंड मैं, दिया और अमृता हम फ्रेंड्स हुए. तो हमारे बीच ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है बिकॉज दे आर कॉल्ड द गोल्डन एरोज, वी कॉल आवरसेल्व्स द गोल्डन स्पैरोज. सो इट वाज ऑल वेरी कोहेसिव. वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव. सिद्धार्थ सर, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? जब भी आपको हम देख रहे हैं विभिन्न इंटरव्यूज पे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं. क्या आपके मन में चल रहा है? नहीं, जाहिर सी बात है कि आप एक रियल लाइफ हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी. और जो कि आहूजा सर के बारे में सिर्फ इतनी बातें सुनी थी हमने और पढ़ी थी, और उनका जो एहसास जो है वो 2 साल से मेरे साथ है एंड ही स्टिल विथ मी. तो इसीलिए, और जब भी मैं अलका जी से मिलता हूँ वो कभी भी मेरे सामने रोती नहीं है, लेकिन हर बार मुझे रुला देती है. तो शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग. और मेरा उनका कुछ तो किनशिप, एक माँ बेटा का एक रिलेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ तो है. और मैंने उनको बोला है कि अलका जी, मैं आपको मतलब अगली बार आप मुझे रुलाओ मत. शी से ठीक है, नहीं रुलाऊंगे. और अगली बार मिलती है फिर से रुला देती है. लेकिन उनका बोलने का ढंग इतना, जो बोलते हैं ना, उनका बहादुर होने का ढंग थोड़ा कैजुअल है. वो हर चीज़ बहुत कैजुअली कर देती हैं और वो बहुत क्यूट हैं और बहुत हम सबको बहुत प्यार देती हैं. और तो उनके साथ मैं जब भी एक कमरे में रहता हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ. और मैं उनको यही बोलता हूँ कि हम इनफैक्ट हम सब के बारे में मैंने कुछ सोचा था उस दिन, जो मेरे सपने में आया था. और वो ये है कि जिस कमल से इन वीर बहादुरों ने अपना नाम इतिहास में लिख दिया ना, उस कमल की स्याही का एक छोटा सा बूंद हम सब कहीं ना कहीं बन चुके हैं. और वो हक हमसे कोई भी छीन नहीं सकता. और वो ज़िंदगी भर हमारे साथ ही रहेगा. जैसे कि आहूजा सर हमेशा मेरे साथ रहेंगे. और जैसे कि जब आहूजा सर चले गए तो अलका मैम का एक हिस्सा वो अपने साथ ले गए, और अपना पूरा जो भी उनका एहसास है वो अलका मैम के साथ छोड़ के चले गए. तो वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है. तो जाहिर सी बात है, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, जब एक दिन मैंने जो सेट पे बिताया है, एक दिन में जो उनकी वर्दी पहनी है, उनके विंग्स जो फ्लाइंग पैचेस को बोलते हैं, वो उन्होंने आहूजा सर के विंग्स भेजे थे मेरे लिए, तो मैंने पूरे शो में वो पहने हैं. और मेरा कहीं ना कहीं कुछ तो सुपरनैचुरल कनेक्शन हो चुका है उस खानदान के साथ, और मैं उसके लिए ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा. क्या बात है, क्या बात है. ये एक सच्ची कहानी है. आप इस कहानी को देख के एंटरटेन होंगे, हंसेंगे, रोएंगे, खुश होंगे, दुखी भी होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे. और आपको एक कहानी पता चलेगी जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना. और एक हिंदुस्तानी के नाते आपको ये शो देखना चाहिए, तो इसलिए हमारा शो देखिए. ऑपरेशन सफ़ेद सागर, आउट नाउ ओनली ऑन नेटफ्लिक्स. फॉर्मेशन फाइटर जेट्स की नहीं, फाइटर्स की होती है. तो गोल्डन एरोज, क्या हम तैयार हैं? हम हैं सर, वी आर फुल्ली रेडी. एक टेंडेंसी है बहुत लोगों का कि बड़े हो जाएंगे, देश से बाहर चले जाएंगे, यू नो, विल गो आउट, विल मूव आउट. मुझे लगता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ ये स्टोरी एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगता है इफ़ मोर एंड मोर पीपल आर इंस्पायर्ड टू स्टे इन द कंट्री एंड टू हैव बी अ स्टेक होल्डर इन द कंट्री, आई थिंक दैट्स अ बिग रीज़न टू वॉच दिस शो. हमारी देश की युवा पीढ़ी जो है वो हर चीज़ में वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड क्लास है, और किसी से भी कम नहीं है. तो वो मन लगा दें तो इंडिया को कहाँ से कहाँ भी लेके जा सकते हैं. तो उनके लिए मैं एक बात बताऊंगा ज़रूर कि
अगर आप थक गए हैं हम जैसे एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को, नेताओं को, अमीर लोगों को हीरो बना बना के, तो असली हीरों की कहानी सुनिएगा। और वो भी इतनी शिद्दत से और प्यार से इस टीम ने इतनी बड़ी बजट के साथ, इतने अच्छे VFX क्वालिटी के साथ और एयरफोर्स की ब्लेसिंग और परमिशन के साथ बनाई है। तो आप असली बहादुरों की कहानी जानना चाहेंगे तो प्लीज़ ऑपरेशन सफ़ेद सागर ज़रूर देखिएगा। ये आपके अंदर एक बहुत नया जज्बा, एक बहुत नया जुनून ज़रूर क्रिएट करेगा, ये मेरा वादा है। आपने जितना भी इस इंटरव्यू में देखा होगा या कोई और इंटरव्यू में देखा होगा या ट्रेलर में देखा होगा, टीज़र में देखा होगा, और आपको नहीं पता, आप इतने अटैच नहीं है शायद अजय आहूजा से या अलका मैम से, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप शो देखेंगे और आप पक्का जाएंगे वापस इन इंटरव्यूज़ पे और जानना चाहेंगे कि इन कैरेक्टर्स को जीवन में कैसे लाया गया। जैसे सिद्ध सर ने कहा कि ये रियल लाइफ स्टोरी पे आधारित है एंड रियल हीरोज़ है। सो ये शो देखकर लोगों के अंदर एक जज्बा और एक जुनून तो जाएगा ही अपने देश के लिए, और डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबके लिए एक अलग ही रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। और हाँ, ये बिल्कुल देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। सारे जनरेशन्स के लिए बना हुआ है ये शो, और देखकर हमें प्यार की अहमियत, परिवार की अहमियत और हिंदुस्तानी होने की अहमियत समझ आ जाएगी। यहाँ बेखौफियाँ सारे सीनों में है, यहाँ जिगरा 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 आसमां बिछाते हैं नीचे कदमों के, है इतना जिगरा जिगरा जिगरा, अपनी जुर्रत आज़मा ले, आज़मा ले, हम नाजुकों से है डरने वाले, हर एक हरकत आज़मा ले, अपनी हरकत आज़मा ले, हम तो दरिया है ना थमने वाले। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। यकीनन ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि अदम्य साहस, अटूट संकल्प, कर्तव्य निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान की अमर गाथा है, जिसने कारगिल की दुर्गम चोटियों पर भारत के पराक्रम का स्वर्णिम इतिहास लिखा है। उम्मीद है कि ये सीरीज नई पीढ़ी को उन वीरों के शौर्य से परिचित कराएगी जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया, जिनका ये राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। जय हिंद।